अभी हमारा डिस्कशन का मुद्दा है अकाउंट्स दूसरे जो भी डिसिप्लिन है, दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ किस तरीके से लिंक्ड है। सबसे पहला सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इकोनॉमिक्स। हम सभी ने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, परचेसिंग पावर, ये सारी के सारे जो टर्मिनोलॉजीज है, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब इसे अकाउंट से लिंक करके देखते हैं। हम जनरली जानते हैं अगर डिमांड बढ़ती है तो दो पॉसिबिलिटीज है। अगर उसके साथ सप्लाई भी बढ़ रही है तो प्राइस तो ठीक है, पर अगर सप्लाई उतना ही है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग, तो डिमांड बढ़ रही है अगर, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, बराबर। तो कहीं ना कहीं व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग वी कैन सी द ट्रेंड इन अकाउंट्स। अकाउंट से हम इकोनॉमिक्स को लिंक कर सकते हैं। अकाउंट्स में हमको दिख रहा है सेलिंग प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है, सेल इंक्रीज होते जा रहा है, नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेलिंग प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है मंथ ऑन मंथ, तो हमको कहीं ना कहीं दिखता है कि शायद डिमांड बढ़ रहा होगा। वहीं प्राइस गिर रही है तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं डिमांड बीइंग कांस्टेंट, सप्लाई बढ़ रही है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको समझ में आता है कि अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से इंटरलिंक्ड है। हम अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स देख के इन सारी की सारी चीज़ों के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिकली शायद डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, सप्लाई बढ़ रहा है या घट रहा है ना। परचेसिंग पावर लोगों का बढ़ रहा है या घट रहा है। अब परचेसिंग पावर की अगर बात करें तो कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी सडनली बहुत डिमांड बढ़ गई, सडनली हमें दिख रहा है लास्ट ईयर तक इतनी नहीं थी, एकदम से डिमांड बढ़ गई। एग्जाम्पल के तौर पे आईफोन एक प्रीमियम फोन क्वालिटी के अंदर में आता था। अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा आईफोन खरीदना चाहता है। फैसिनेशन बोलिए, ये तभी पॉसिबल है जब लोगों की परचेसिंग पावर बड़ी होगी, नहीं तो लोग क्यों, हर एक जन एप्पल क्यों खरीदेगा। आज 1,50,000 रुपीज़ का फ़ोन है फिर भी हर एक जन खरीदने की बात करता है, और ऐसा नहीं कि बेस मॉडल खरीद रहा है, ऊपर वाले मॉडल्स ही खरीद रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हमें ये ट्रेंड से ये चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि परचेसिंग पावर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये हम बस लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट दूसरे इनसे भी लिंक्ड है। वहीं हम दूसरे इसकी बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। अकाउंट्स में ना स्टैटिस्टिक्स का तो बहुत ही बड़ा रोल है। हम जब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक एवरेज की बात करते हैं। फिर आगे जाके आप फाइनेंस के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे, डेटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, सेल टर्नओवर, इतने कई सारे टर्म रहते हैं जो कहीं ना कहीं एक इसको दूसरे इससे डिवाइड करके देखा जाता है। ऐसे ही डेट इक्विटी रेशियोज वगैरह भी आएंगे। तो ये सब क्या है, ये एनालिसिस के काम आते हैं। और ये रेशियोज आए कहाँ से, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर कई सारे ऐसे रेशियोज होते हैं जिनका यूज होता है, तो हम उन्हीं का यूजेज अकाउंट्स के अंदर में भी करते हैं। किस लिए, एनालिसिस के पर्पस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सेल्स को हम डिवाइड कर देते हैं इन्वेंट्री से, हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स को डिवाइड कर देते हैं कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है उससे, साल भर में कितना सेल हुआ। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो स्टॉक को हम बेचते हैं, फिर वापस नया स्टॉक आता है, फिर बेचते हैं, फिर नया स्टॉक आता है। तो ऐसे साल भर में कितने बार हमने इन्वेंट्री की, खरीदी बिक्री की। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, और अगर ये बहुत कम है मतलब हमारे प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, इसका मतलब ये, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम स्टॉक बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें आप कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें एक रेशियो मिला और वो रेशियो के बेसिस पर हम एनालाइज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है और भी बातें रहेगी, जैसे कि कंपेयर करना पड़ेगा, बिना कंपैरिजन के तो हो नहीं सकता। सेम कहानी अकाउंट्स की मैथ्स के साथ भी आती है। एक तरह से एक मैथमेटिकल टूल है, क्योंकि आप क्वांटिफाई करके सारी के सारे फिगर्स लिख रहे हैं। तो हम मैथ्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब लॉ के एंगल से भी अकाउंट्स को पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल, आप जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि पार्टनर से अगर लोन लिया हुआ है तो लोन के ऊपर एक इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैंने पार्टनरशिप का आपने जो भी बनाया होगा एग्रीमेंट उसके अंदर दिया होगा। तो वो इंटरेस्ट क्या रेट से है, क्या वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये सारी की सारी बातें आएगी उसके अंदर में। ठीक। इनकम टैक्स एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं किसी कंपनी को 30% टैक्स देना पड़ता है, किसी को 15%, 25%, जैसा भी केस हो। तो टैक्स का भी प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो ये प्रोविजन आपको अगर एक्ट पता है तो आप उसके बेसिस पे अकाउंटिंग उसकी करेंगे प्रोविजन की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस तरीके से निकालते हैं, बराबर। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये सब्जेक्ट लॉ से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे कई सारे एक्ट्स है जिन्हें जानना ज़रूरी है जब आप कोई भी चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं। इसमें जीएसटी भी आता है।
100 रुपीज़ का प्रोडक्ट आप 118 में सेल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 18 रुपीज़ आप उसमें जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। अब रेट जैसा भी होगा जीएसटी का, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 18 रुपीज़ आपने जो जीएसटी कलेक्ट किया वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग से लिंक हो गया कि हाँ जीएसटी आया, इसको अलग से दिखा दो लायबिलिटी में, है कि नहीं? ये अकाउंट्स लॉ से भी रिलेटेड हो गया। और सबसे ज़्यादा मेजर लिंक होता है मैनेजमेंट से। हम ये पीछे जो भी बातें कर रहे हैं, अल्टीमेटली अकाउंटिंग होने के बाद सबसे बड़ा फायदा किसको है? तो सबसे बड़ा फायदा है मैनेजमेंट को, कंपनी को। एक अच्छा मैनेजमेंट का पर्सन आपके इन सारे के सारे डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे एनालाइज कर सकता है, डिसीजन ले सकता है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, सप्लाई बढ़ रही है तो फिर हम लोगों को प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, लोगों का परचेसिंग पावर अगर बढ़ रहा है तो हमें प्राइस बढ़ा देना चाहिए। ये सारे डिसीजन मेकिंग आप कब कर पा रहे हो? जब आप अपने डेटा को देख रहे हो, डेटा को एनालाइज कर रहे हो, अकाउंट से डेटा एनालाइज किया, एनालाइज करने से समझ में आया कि क्या डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, सप्लाई बढ़ रहा है या घट रहा है। स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए, क्या हमारा इन्वेंट्री का टर्नओवर बराबर है, क्या डेटर का टर्नओवर बराबर है, क्या प्रॉफिट का हमारा रेशियो बराबर है, क्या हम एक्सपेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमने लोन बहुत ज़्यादा तो नहीं लेके रखा है। पर मैनेजमेंट से लिंक तो हो गया कि मैनेजमेंट की मदद ये करता है, मैनेजमेंट की मदद तो करता है, डेटा पॉइंट्स दे देगा, पर ये एक आर्ट है, साइंस नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैनेजमेंट भी उतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि इन सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को लेके एक परफेक्ट एनालिसिस दे सके। तो देखिए अकाउंट्स क्या है, एक टूल है, एक बेस है जो आपको डेटा पॉइंट्स तो दे देगा, पर डेटा पॉइंट को यूज करना आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक तरह से लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की तरफ चला जाता है कि अकाउंट्स बेसिकली आपको डेटा दे तो रहा है, पर उस डेटा को आप कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं ये आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। अकाउंट्स खुद एनालिसिस करके नहीं दे पाएगा। रेलेवेंट फॉर वर्सेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन अकाउंट्स। अच्छा, और भी कई सारी बातें होती है, ये तो हम लोगों ने एक बात देखी, और भी कई सारे लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल, क्या आपके यहाँ के एम्प्लॉइज एफिशिएंट है? ये अकाउंट्स आपको बता नहीं पाएगा। क्या आपके यहाँ के एम्प्लॉइज, आपके यहाँ पे जो वर्क कल्चर है उससे खुश है? ये तो अकाउंट से नहीं पता चल रहा। हमारा गुडविल कितना है मार्केट में, ये नहीं पता चल रहा। हमारा नाम कितना है, मतलब ये पार्टी टाइम पे पेमेंट देती है, प्रोडक्ट इनका क्वालिटी आता है, ये सारी की सारी बातें अकाउंट्स आपको नहीं बता सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है जो कि आपको नहीं पता चलते। वही वहां दिया है, वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन अकाउंट एंड कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देयर आर सर्टेन थिंग व्हिच कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, आपका गुडविल हो गया, ये सारी की सारी बातें। बैलेंस शीट शोज पोजीशन ऑफ द बिजनेस फॉर प्रिपरेशन एंड नॉट द फ्यूचर। फ्यूचर नहीं बता सकता। फ्यूचर में क्या होगा, बैलेंस शीट तो क्या अब तक जो भी हुआ, हम जनरली अकाउंट्स के बारे में बोलते हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, अकाउंट्स के बारे में हम जब भी बोलते हैं ये पोस्टमार्टम बोलते हैं इसको, कि भाई खून तो हो गया, पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि खून हुआ कैसे था। इसके बेसिस पे आपकी एक्सपर्टीज डिपेंड करती है कि फ्यूचर में खून ना हो। पर ये जो हो चुका है ये तो पास्ट इवेंट है, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते। हाँ, आप इसका अंदेशा लगा सकते हैं अगर मैनेजमेंट उतना एक्सपर्ट है तो, अदरवाइज दिस इज जस्ट अ पास्ट डेटा, इससे अलावा और ये कुछ नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, गवर्नमेंट के एक्शंस डिपेंड करते हैं, लॉज डिपेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगा इसके ऊपर, जिस पे फ्यूचर की कहानी रहती है। अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन मनी फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन। अकाउंट्स में आपको पास्ट डेटा के बेसिस पे एक अंदाज़ा निकल गया कि हाँ प्रॉफिट्स हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब रियल एस्टेट के प्राइजेस बढ़ने शुरू होते हैं इनिशियली, नए नए रियल एस्टेट के, तो लोग क्या करते हैं, लोग फ्लैट्स खरीदना शुरू करते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है, पहले तो खेती वगैरह जो लोग खरीदते हैं वहाँ से प्राइसिंग बढ़ना शुरू होती है, लोग फ्लैट खरीदना शुरू करते हैं। जो लोग फ्लैट्स सोचते हैं कि थोड़े महंगे पड़ रहे हैं, वो लोग प्लॉट्स खरीदते हैं। प्लॉटिंग होती है, सिटी के बाहर के छोटे छोटे एरियाज के अंदर प्लॉटिंग होती है, प्लॉट्स खरीदते हैं। अब जब कोई बिल्डर उस समय स्कीम बना रहा था तो उसको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है कि एकदम से डिमांड आती है कि हर एक जन खरीदने के लिए एकदम लाइन लगा के बैठ गया। जैसे ही ये हुआ, उसका ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, इमीडिएटली दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता है, उसका सैंक्शन ले लेता है। यहां तक सपोज करो बैलेंस शीट बंद होगी। अब इस पॉइंट पे क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को भी दिख रहा है कि ये हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जब बिल्डर कोई चीज बना रहा है तो उसको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो फ्लैट बना रहा है और एकदम से फ्लैट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो उसको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है। अब दो चीजें हैं, एक तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नए बिल्डर्स ऐड होंगे इसमें, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, मतलब एक मिडिल क्लास हर बिल्डर पे भरोसा नहीं करता है, कुछ ब्रांड्स पे भरोसा करता है। जैसे लोधा ग्रुप पे भरोसा कर लेगा कि हाँ ये अच्छा है, गोदरेज ग्रुप पे भरोसा कर लेगा, कालपत्रू का भी एक लिस्टेड है वो भी उन पे भी कर लेगा। तो जो ब्रांड्स है उनके साथ आगे बढ़ेगा, महिंद्रा। पर
जब आप ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और गवर्नमेंट को दिखता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होने शुरू हो गए, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ता है और सैंक्शन का कॉस्ट बढ़ा देता है। अब ये अभी हुआ नहीं है, ये अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो जाएगा। पर तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एकदम से दिख रहा है अरे कंपनी तो बहुत ही प्रॉफिट कमा रही है, हर एक जन ये सोचेगा कि इसमें तो मुनाफा बहुत है इस बिजनेस में, पर वो ये नहीं समझ रहे कि फ्यूचर में कंपैरेटिवली सैंक्शन का कॉस्ट बढ़ गया है, इन्फ्लेशन हैव इंक्रीज, तो जो प्रॉफिट्स पहले हुए हैं ये तो अनप्रेसिडेंटेड एकदम से एक पीरियड के हो गए, आगे नहीं होने वाले ऐसे प्रॉफिट्स। ठीक समझ में आ रहा है आपको? तो इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को ये कंसिडर नहीं करता है। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है, देयर आर ओकेशन व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अभी तो हमने शुरुआत की है, तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स हम आगे देखेंगे बहुत सारे, जब हम अकाउंट्स पढ़ते रहेंगे तो उनमें कई सारे आएंगे। सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड्स ऑन पर्सनल जजमेंट, जैसे कि आपको डेप्रीसिएशन कितना लगाना है आप डिसाइड करते हैं, कौन से मेथड से लगाना है ये आप डिसाइड करते हैं, कोई बंदा आपको पैसे देने वाला है नहीं देने वाला ये भी आप डिसाइड करते हैं, तो पर्सनल जजमेंट आ गया, बायस आ गया। जैसे आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है तो आप बोलोगे यार बैड डेट लग तो रहे हैं कि होंगे पर नहीं दिखाते, क्योंकि आपका पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व है, आप ही बोलोगे हाँ ठीक है ये तो पैसे मिल जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, तो जैसे ह्यूमन रिसोर्स है उसके बारे में बात नहीं करता। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर सेम आइटम्स के लिए अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज, और प्रोबेबिलिटी है कि मैनिपुलेशन हो जाता है कि एक ही आइटम के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है अकाउंटिंग करने के, आगे आगे जैसे जैसे देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट्स का एक लिमिटेशन भी है, और हम लोगों ने कई सारे उसके दूसरे डिसिप्लिन के साथ में किस तरह का रिलेशन है उसके बारे में बात किया। अब क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं अकाउंट्स के दौरान, सबसे मेन सर्विस जो प्राइमरी सर्विस कोई भी प्रोवाइड करता है वो है आपका मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, लेजर्स मेंटेन करना, जर्नल एंट्रीज मेंटेन करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप मेंटेन करते हैं ये सबसे प्राइमरी सर्विस होता है। दूसरा जो सीए करता है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट, कि जो भी अकाउंटिंग हुई है वो प्रॉपर हुई या नहीं हुई है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, एज पर वेरियस एक्ट्स, जैसे कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, इनके हिसाब से बराबर जो ऑडिट रिक्वायर्ड थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। बहुत बड़ी कंपनीज में इंटरनल ऑडिट्स होते हैं कि मैनेजमेंट जिसको ये काम पूरा सौंपा गया है वो इंटरनली किसी प्रकार की चोरी तो नहीं कर रहा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब किसी स्वीट शॉप में जाते हैं, बड़े सारे स्वीट शॉप के अंदर में, तो आप जो पहले काउंटर पे जाते हैं, आप मिठाई सामने पसंद करते हैं, आप उसको बोलते हैं ये मिठाई दो, वो आपको एक बिल निकाल के देता है। फिर आप जाते हो बिलिंग काउंटर में, आप वहाँ पे उसका पेमेंट करते हो, और पेमेंट करने के बाद में आप जाते हो एक पार्सल पिकअप काउंटर पे, जहाँ पे आपको बिल दिखाते हो और उसके बेसिस पे आपको पैसे मिल जाते हैं। बीच में हल्दीराम ग्रुप के अंदर में ऐसा हुआ था, बहुत ही पहले की कहानी बता रहा हूँ मैं, कि बंदा पहले काउंटर पे जाता था, मिठाई उठा लेता था, बिल ले लेता था। अब ये बिल लेके जब आप सेकंड काउंटर पे जाते हैं और पैसे भरते हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे वो आपको एक पेड का स्टैम्प मार देता था। ये बंदा वहाँ नहीं जाता था, खुद ही अपना एक पेड का स्टैम्प बना लिया, पेड का स्टैंप लगा देता था और पिकअप काउंटर से मिठाई उठा के लेके चला जाता था। अब आप समझ रहे हैं, देयर इज इनएफिशिएंसी, एक लूप होल है, एक फ्रॉड का तरीका है ये। इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने फिर बिलिंग का तरीका बदला कि वो पेड के लिए वापस एक नई रसीद निकलती थी जिसमें बाजू में पेड लिखा रहता था। तो ये बात किस चीज़ की हो रही है कि इंटरनल ऑडिट में इस तरह की चीज़ें पकड़ी जाती है। जो चीज़ काम हो गए हैं आप उसको रीवेरीफाई करते हैं, रीचेक करते हैं बराबर हुआ है नहीं हुआ, स्टॉक की चोरी हो रही है क्या, हो रही है तो कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें जब वेरीफाई होती है, कहाँ होती है, इंटरनल ऑडिट्स में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, टू चेक कि मैनेजमेंट किसी तरह का कोई एरर तो नहीं कर रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ये चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, टैक्सेशन सबसे बड़ा रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का या अकाउंट्स का रादर, क्योंकि हम आगे सीए के बारे में बात करने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा रोल कहीं है तो वो कहाँ पे है, टैक्सेशन में, कि टैक्स बराबर डिटरमाइन करना, कंपनी के प्रॉफिट्स बराबर डिटरमाइन करना, उस पर टैक्स निकाल के टैक्स भरवाना क्लाइंट को और उसके रिटर्न्स फाइल करना। कंसल्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग कई प्रकार के, जैसे अकाउंट्स के अंदर में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आगे जाके आप लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे लिस्टेड कंपनीज की बैलेंस शीट्स बनती है, तो आप उसकी कंसल्टेशन कर सकते हैं, शेयर परचेज सेल की कंसल्टेशन कर सकते हैं, कई तरह के कंसल्टेशंस होते हैं, बजट फोरकास्टिंग, कंपनी को आगे किस तरह से काम करना है, आपको कंसल्टेशन चाहिए फाइनेंस लेने के लिए, तो ऐसे कई सारी चीज़ों की कंसल्टेशंस होती है जो पूरी की पूरी कौन से बेसिस पे की जा सकती है, अकाउंट्स के बेसिस पे। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक तरह से वही होता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करें, ये उस तरह की बात हो रही है उसके अंदर में। ठीक है,
कई तरह के फाइनेंशियल एडवाइसेस लेने के लिए बहुत काम आते हैं, और भी कई तरह की सर्विसेज होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटेंट नहीं होते, ये बात ध्यान में रखिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम में अकाउंट्स लग जाने से मतलब ये नहीं हुआ कि हम अकाउंटिंग करते हैं। वी आर कंसल्टेंट्स, वी आर एडवाइजर्स, और हम गवर्नमेंट की जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं, इंटरनल ऑडिट करते हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुम्हारा काम बराबर है या नहीं, टैक्स बराबर निकाला है या नहीं, और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जैसा एक्ट्स के अंदर में अलग अलग दिया गया है वैसा मेंटेन किया गया है या नहीं। तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडस्ट्रीज के अंदर में ऑडिटिंग सर्विस यानी अकाउंट्स के बाद वाला नेक्स्ट सर्विस की अकाउंटिंग तो हो गई, बराबर हुई या नहीं वो चेक करने का काम पूरा का पूरा जो करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो दे आर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहाँ पे गवर्नमेंट की अकाउंटिंग होती है, इंडस्ट्रीज में होती हैं। फिस्कल पॉलिसीज फ्रेमिंग के अंदर में भी होती है। अगर आप लोग देखेंगे आज MCA जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो उसकी मिनिस्ट्री को जो लीड कर रहे हैं इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये कैसे होता है कि बिकॉज आप फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि आप इतने अच्छे लेवल पे पढ़ चुके हैं, आप इंडस्ट्रीज को अंदर से देख चुके हैं ऑडिट के दौरान क्या दिक्कतें आती है, क्या इश्यूज फेस करते हैं और कहाँ कहाँ फ्रॉड्स हो सकते हैं, आप लोगों को पता होते हैं। इसीलिए फिस्कल पॉलिसीज वगैरह के अंदर में उनका एक अच्छा बड़ा रोल होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में ऑब्वियसली बात है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्सेशन वगैरह में हेल्प कर रहे हैं, कितना टैक्स वगैरह लेना है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं टैक्स की फ्रेमिंग पॉलिसी की एडवाइसेस उनसे लेनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट लेती भी है, ये गवर्नमेंट लेती भी है। गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार बजट आने से पहले जब बजट के पॉइंट्स डिटरमाइन होती है तो CA लोगों को भी बोलते हैं कि आप लोग भी एडवाइस कीजिए कि और क्या चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से दिक्कतें हो रही है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो आप भी अपनी एडवाइसेस भेजते हैं वहाँ पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अपनी एडवाइसेस भेजते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ों से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह के बारे में बातें होती है। ठीक, तो ये हम एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क अभी तक के समझने की कोशिश किए हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक कि आप लोगों को इस चैप्टर में हेल्प मिली होगी और समझ में आया होगा। थैंक यू।